So let us start with next question. Question number 9th. In Young's double slit experiment, in an interference pattern, second minimum is observed exactly in front of one of the slits. तो अगर याद होगा आपको, तो हमने पहले सेम टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. उसमें सिर्फ इतना था कि वन मिनिमम, कौन सा मिनिमम, फिफ्थ मिनिमम was observed exactly in front of one of the slits. यहाँ पे फिफ्थ की जगह पे क्या बोला है, सेकेंड मिनिमम. The distance between the two coherent sources is small d, and the distance between the source and the screen is capital D. The wavelength of light source is. ठीक है, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए. डायग्राम जिनको याद नहीं उनके लिए, ये स्क्रीन था, यहाँ पे आपके पास दो स्लिट्स थे, वन स्लिट ओवर हियर, अदर ओवर हियर. देन ऑफ कोर्स you need to first locate the center. This is the center of the screen, and आपको पता है कि center of the screen पे हमेशा क्या बनता है, constructive. So you always have a bright band at the center. तो center पे हमेशा bright बनेगा, right? और आपको उसके बाद मिलता है first dark, and then you have again bright, and then again you have second dark. So according to the question here, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो सेकेंड डार्क है, दिस इज सेकेंड डार्क, सेकेंड मिनिमम, इट इज फॉर्म्ड राइट इन फ्रंट ऑफ दिस स्लिट. तो राइट इन फ्रंट ऑफ दिस स्लिट ऐसा बना है. तो दिख नहीं रहा है तो मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, नो इश्यूज. आई विल जस्ट शिफ्ट दिस. ओके, ऐसा करते हैं. दिस इज हाउ इट इज. फाइन, तो ऐसा है ये. गुड. तो समझ लेना आप, ये सेकंड डार्क है और सेंटर इज समवेयर ओवर हियर. तो ये सेंटर इज समवेयर ओवर हियर, एंड दिस इज हाउएवर लाइक दिस. एनीवेज, गुड. तो अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे. आई नीड नॉट टू टेल यू नाउ दैट ये S1 से S2 का जो डिस्टेंस था ये था D. ये डिस्टेंस है D/2. मतलब जो x2 आपके पास है, x2 इज D/2. वहां पे x5 था, यहाँ पे x2 है. और फिर आपको याद होगा mth डार्क बैंड का डिस्टेंस, mth डार्क बैंड इज फॉर्म्ड एट, अगर आपको याद होगा तो mth डार्क बैंड इज फॉर्म्ड एट 2m-1 लैम्डा कैपिटल D/2 टाइम्स ऑफ स्मॉल d. यहाँ पे m की वैल्यू है 2. तो x2 is 2 into 2 4 minus 1 3 lambda capital D/2d. equation number 2 from 1 and 2. From equation number 1 and 2 you will get D/2, D/2 equal to 3 lambda capital D/2 times of small d. correct? कैंसिल. हमको क्या पूछा है, वेवलेंथ. तो वेवलेंथ लैम्बडा, ये d into d will be d square upon 3 times of capital D. तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर C. बट वेट अ मिनट, दैट इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हम दूसरी बार ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, राइट? तो यू ऑलवेज हैव टू चेक इफ यू कैन मेक सम फॉर्मूला. तो यहाँ पे सेकेंड डार्क बैंड है, तो नीचे क्या आया 3. तो एक बार चेक कर लेते हैं. लेट अस चेक कि पिछला क्वेश्चन जो था आपके पास, कहाँ गया वो क्वेश्चन नंबर, आई डोंट रिमेम्बर दिस वन. यस, राइट. पिछले क्वेश्चन में कितना डार्क बैंड था, 5th. तो नीचे क्या आया था 9. तो यू कैन नॉट हैव एनी रिलेशंस. एनीवेज, वी कैन नॉट मेक अ जनरल फॉर्मूला फॉर दिस. तो नहीं बन सकता है. तो दैट्स ओके, यू हैव टू सॉल्व दिस एवरी टाइम. Next question. Interference fringes are produced on a screen by using two light sources of intensities I and 9I. तो आपको जो पहला सोर्स दिया है उसका इंटेंसिटी आपको बताया है I, जो दूसरा सोर्स दिया है आपको उसका इंटेंसिटी आपको बताया है 9I. The phase difference between the beams is pi/2 at point P and pi at point Q on the screen. Good. The difference between the resultant intensities at P and Q will be. So the question here is something like that कि आपके पास एक स्क्रीन है
Then you have two sources of light. So I'll call this as S1 and S2 again. तो एक सोर्स यहाँ पे, ये S1 और ये S2. अब स्क्रीन पे पॉइंट्स है. लेट अस टेक P पॉइंट ओवर हियर, लेट अस टेक सम Q पॉइंट ओवर हियर. आई डोंट नो कौन सा पॉइंट कहाँ पे है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको, राइट? तो अब ऐसा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये जो P पॉइंट पे लाइट आएगा S1 और S2 से, मतलब वेव्स आएंगे, इसका फेज डिफरेंस कितना, π/2. तो फेज डिफरेंस हियर इज π/2. सिमिलरली ये जो Q पॉइंट पे वेव पहुंचेगा S1 और S2 से, इसका फेज डिफरेंस कितना, π. और आपको पूछा है कि P पॉइंट और Q पॉइंट पे जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटीज होंगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस होने वाला है, इंटरफेरेंस होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको फाइंड करना पड़ेगा. तो P पॉइंट पे हो सकता है ब्राइट हो सकता है डार्क हो, और Q पॉइंट पे भी वी डोंट नो वेदर इट इज ब्राइट और डार्क, और इट इज बेसिकली नॉट कंप्लीटली डार्क आल्सो, हो सकता है ना, डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड. डू यू रिमेंबर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंप्लीट कैंसिलेशन कब होता है, जब दो सोर्सेस का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है. हमको पता है, कैसे पता है, इंटेंसिटी अलग अलग है. इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. मतलब वी नो कि एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड तो नहीं है, मतलब टोटल कैंसिलेशन तो होने वाला नहीं है, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव भी हुआ तो जीरो नहीं होगा. तो अब आपको ये पूछा है कि P पॉइंट और Q पॉइंट पे जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा उसका डिफरेंस कितना, व्हाट इज द डिफरेंस इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, नहीं 4i cos स्क्वायर वो तब होता है जब I1 इक्वल टू I2 हो. डू यू रिमेंबर इट वाज I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 इंटू कॉस ऑफ फेज डिफरेंस. अगर I1 इक्वल टू I2 आ गया तब आप लिखते हो I प्लस I 2i और I रूट I इज अगेन 2i कॉस ऑफ 5. तो ये 2i आप निकालते हो कॉमन, 1 प्लस कॉस ऑफ 5, 1 प्लस कॉस 5 2 कॉस स्क्वायर 5/2. तो वो तब होता है जब I1 इक्वल टू I2 हो. यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 नहीं. ओके, अब हम बात करते हैं पहले P पॉइंट की. लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P पॉइंट. I1, व्हाट इज I1, I. I2, व्हाट इज I2, 9i प्लस 2 इंटू रूट ऑफ I रूट ऑफ 9i cos of, what is phase difference at point P, π/2. what is cos of 90 degrees, 0. तो ये खत्म, ये पूरा टर्म गया, cos 90 0. तो ये आ गया आपके पास 10i. तो दिस इज 10i. सिमिलरली Q पॉइंट पे I प्लस 9i प्लस 2 रूट I रूट ऑफ 9i cos of pi. what is cos of pi, -1. एक्सेलेंट. तो दिस इज 10i. ये आ गया आपका I और रूट I इंटू रूट I इज I. 9 का रूट 3, 3 2 6, 6i और cos pi की वैल्यू -1. तो 10i माइनस 6i मतलब कितना, 4i आ गया. आपको पूछा है डिफरेंस, पूछा क्या डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P एंड Q, मतलब डेल्टा I, दैट इज IP माइनस IQ. IP कितना, 10i और दिस इज 6i, मतलब डिफरेंस इज 4i है क्या आंसर में, ऑप्शन नंबर बी. 4i आएगा ना, नहीं 6 आएगा. ओके, वेरी गुड, जाग रहे हो, एक्सीलेंट. तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 6i, क्योंकि ये आ जाएगा इधर 4 एंड दिस विल बिकम 6. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two coherent sources P and Q interfere, produce interference at point A on the screen. दो sources है यहाँ पे, S1 और S2 की जगह पे इसको P and Q नाम दिया है. तो you have two sources P and Q. They produce interference at point A on the screen. So you have P source, you have Q source.
P and Q source, they produce interference on some point. I don't know where. I'll just take here a point on the screen where there is a fourth dark band. Okay, and now where there is a dark band, not fourth, where there is a dark band which is formed between fourth bright and fifth bright band. Wavelength of light used is 6000 angstrom. The part difference between P and QA is. The question is very good, simple, interesting. ऐसा है, आपके पास एक स्क्रीन है, स्क्रीन पे एक पॉइंट है A, दो सोर्सेज है P and Q. A पॉइंट पे डार्क बैंड है और ये जो डार्क बैंड है ये फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट बैंड के बीच में है. ओके, तो सबसे पहला काम सेंटर को लोकेट करो. दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन. दूसरा काम आपको ये पता होना चाहिए, देखो वापस मैं बता रहा हूं, देयर इज बुक टू बुक नोटेशन चेंज होते हैं. बुक टू बुक कोई डार्क बैंड के लिए n यूज करेगा और आपको पता है n की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से. कोई m यूज करेगा और m की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से. तो बुक टू बुक नोटेशंस विल वेरी, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर. ये आ गया सेंट्रल ब्राइट, और याद रखना सेंट्रल ब्राइट, you always need to remember, I'll just take it like this. Okay, remember, always remember, सेंट्रल ब्राइट जो होता है ना, हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जीरोथ ऑर्डर. तो दिस इज जीरोथ ऑर्डर, ये है जीरोथ ऑर्डर, याद रखो, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट बैंड. उसके बाद डार्क आएगा, उसके बाद वापस ब्राइट आएगा. तो जो वापस ब्राइट आ गया, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर. उसके बाद वापस से डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा. तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस. तो इतना याद रखना. अब बिकॉज ऑफ लेस स्पेस, आई एम सॉरी, आई हैव टू डू दिस अगेन. जीरोथ ऑर्डर ब्राइट, देन फर्स्ट ऑर्डर डार्क. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज जीरोथ ऑर्डर डार्क. देन यू हैव अगेन, यू हैव डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट से चलता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा. ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट नाम दे देते हैं इसको. ये क्या था, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट. ये क्या था, फर्स्ट ब्राइट. ये क्या था, सेकेंड ब्राइट. ये क्या है, थर्ड ब्राइट. ये क्या है, फोर्थ ब्राइट. एंड देन यू हैव अ फिफ्थ ब्राइट. यू हैव अ फिफ्थ ब्राइट. यहाँ पे मान लेते हैं, ए को हटा देता हूं मैं, यहाँ से ए को हम शिफ्ट कर देंगे बाद में. एनीवेज, ये आ गया आपका फिफ्थ ब्राइट. यहां तक क्लियर. पहले ब्राइट का नंबर कर लो. आपको क्या बोला है, ए पॉइंट कहां पे है, ए पॉइंट वहां पे है फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, और ए पॉइंट पे क्या बना, डार्क बना. करेक्ट. तो 0 और 1, जीरोथ ऑर्डर ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट में पहला डार्क है, पहले और दूसरे में दूसरा डार्क है, दूसरे और तीसरे में तीसरा डार्क है, तीसरे चौथे में चौथा डार्क है, फोर्थ और फिफ्थ में फिफ्थ डार्क है. तो ए पॉइंट जहां पे डार्क बैंड था, और वो डार्क बैंड फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट में था. मतलब आपको समझ में आ गया, एम की वैल्यू कितनी बताई है आपको, 5. करेक्ट, सिंपल. सेंटर और पहले ब्राइट में, 0 और पहले ब्राइट में पहला डार्क आता है, पहले और दूसरे ब्राइट में दूसरा डार्क आता है, तीसरे और चौथे में तीसरा आता है, राइट. थर्ड एंड फोर्थ ब्राइट में चौथा आता है. तो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टास्क फॉर यू वाज टू आइडेंटिफाई कि ए पॉइंट पे जो डार्क बैंड बना है वो कौन से ऑर्डर का डार्क है. तो कौन से ऑर्डर का डार्क है, फिफ्थ. इट इज फिफ्थ. अभी भी ब्लैंक फेसेस. इंटरफेरेंस पैटर्न, हाउ डज इट लुक लाइक, इट लुक्स लाइक अल्टरनेट ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, दोनों साइड पे, सेंटर के दोनों साइड पे. सेंटर पे क्या बनता है, ब्राइट. क्यों ब्राइट बनता है, क्योंकि सेंटर पे जो भी वेव आएगा P से और Q से, it will travel equal distance to reach the center of the screen. Equal distance मतलब there is no path difference. When there is no path difference, there is constructive interference. तो सेंटर पे जो ब्राइट बना है उसको बोलते हैं जीरोथ ऑर्डर ब्राइट. Is this clear? Right? उसके बाद दोनों साइड्स पे, on both sides of the screen, you have alternate dark bright, so on so forth.
ऐसा बनता है पैटर्न। हम यहाँ पे एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट, जहां पे क्या बना, यहाँ पे बना डार्क, और ऊपर से क्या बोला है, ये किसके बीच में है, फोर्थ और फिफ्थ। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि फोर्थ और फिफ्थ ब्राइट के बीच में कौन से नंबर का डार्क आता है, फिफ्थ। मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 5। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। क्या फाइंड करना है आपको, पाथ डिफरेंस। डू यू रिमेंबर, ये आपको याद होगा कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। डू यू रिमेंबर दिस? यस, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इक्वल टू, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा। नहीं तो ये भी याद नहीं है तो इसको के बोलते हैं, इसको के बोलते हैं। फेज डिफरेंस इज के टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। तो ये पता होना चाहिए, राइट। और आपको पूछा क्या है, आपको पूछा तो पाथ डिफरेंस है ना। व्हाट इज पाथ डिफरेंस? ए पॉइंट पे पी से जो रे गया, वेव गया, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पी। क्यू पॉइंट से जो गया उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्यू ए। तो पाथ डिफरेंस क्या है, क्यू ए माइनस पी ए। मुझे पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ना, ये भी हो सकता है कि ए पॉइंट यहाँ पे, तो फिर उस केस में क्या लिखोगे आप, पी ए माइनस क्यू ए। तो हमको पता नहीं, तो हम बोल देंगे मॉड ऑफ पी ए माइनस क्यू ए। ये पार्ट डिफरेंस है। और इन शॉर्ट अगर ये भी नहीं लिखना है, आपको फाइंड ही करना है पार्ट डिफरेंस। डेल्टा एन दोस्तों क्या फाइंड करना है, पार्ट डिफरेंस। वेवलेंथ लैम्बडा बाय 2 पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2m माइनस 1, 2m माइनस 1 पाई। याद है क्या, जीरो फेज डिफरेंस होगा तो क्रेस्ट क्रेस्ट का मैचिंग होता है, 2 पाई फेज डिफरेंस होगा तो वापस क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग होता है, 4 पाई होगा तो वापस से क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग होता है, 6 पाई के लिए भी वापस क्रेस्ट क्रेस्ट दोनों वेव्स का ओवरलैप होता है। मतलब 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब 2n पाई। उसके लिए कंस्ट्रक्टिव होता है। डिस्ट्रक्टिव कब होता है, जब क्रेस्ट ऑफ वन वेव ओवरलैप्स विद ट्रफ ऑफ अनदर। Crest of one wave overlaps with trough of another. What is the angle between crest and trough? Pi. फिर एक पहला वेव यहाँ था, पहले वेव को बोला कि तू वहीं पे रुक जा, स्टॉप देयर। दूसरा वेव एक चक्कर और लगा के आया, तो कितना एंगल हो गया, 3 पाई, क्योंकि पहले से पाई था और 2 पाई, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, और मल्टीपल ऑफ पाई। और मल्टीपल ऑफ पाई है क्या है, पुट m की वैल्यू 1, पुट m की वैल्यू 1, 2 into 1, 2 minus 1 पाई, right? If you put 2, 3 pi. If you put 3, 5 pi. तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब हो तो वो होता है फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव। और हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पावर माइनस 10 अपॉन 2 पाई। और ये m की वैल्यू कितनी दी है आपको, 5। तो ये आ गया 2 into 5 minus 1 into पाई। पाई और पाई हो गया कैंसल, ये हो गया 1 और ये हो गया 3। और अब देखो, तो थिंग इज इट्स वेरी सिंपल। यू सी क्या हैगा, ये 10 पावर माइनस 10 था और यहाँ पे ये 3 है, तो 10 पावर माइनस 7, करेक्ट। ये 10 में से एक गया, 9, 9 3 27, तो ये आ गया 27 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। आपको आंसर दिया है सेंटीमीटर में, तो ऑप्शन नंबर बी। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हो, नहीं पहले कर लो, वेट अ मिनट, यू हैव टू डू दिस। ये जो -7 है उसका एक -1 इसको दे दो, राइट। कितना बचा, -6। -6 में से -4 अलग कर दो और -2 को अलग कर दो। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। तो 2.7 इंटू 10 पावर -4 सेंटीमीटर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Next question. The distance of a point of the screen from two slits in biprism experiment is 1.8 into 10 power minus 5 meter and 1.23 into 10 power minus 5 meter. Okay, तो आपको याद होगा
कि बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ओके यू हैव टू वर्चुअल सोर्सेस, दो वर्चुअल सोर्सेस है ना, तो दो स्लिट्स है, ठीक है स्लिट्स है, क्या फर्क पड़ता है, यू कैन एनी टाइम इमेजिन कि दीज आर टू स्लिट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉट रियली कंपल्सरी कि आप वहां पे दो वर्चुअल सोर्सेस बताओ, यू कैन से टू स्लिट्स, फाइन टू स्लिट्स। तो जो एक पॉइंट है हमारे पास, जैसे अभी अभी हमने देखा P और Q, तो एक पॉइंट है A, उसका पहले सोर्स से डिस्टेंस आपको दिया है 1.8 into 10 power minus 5 और दूसरे सोर्स से डिस्टेंस दिया है 1.23 into 10 power minus 5। मतलब सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, यू हैव अ स्क्रीन, बाय प्रिज्म है मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी स्लिट्स बता रहा हूँ, तो डजंट मैटर रियली, ये एक और ये एक, तो लेट अस टेक S1 एंड लेट अस टेक S2। एक पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, सम पॉइंट लेट अस से P, इस P पॉइंट का डिस्टेंस S1 से कितना है 1.8 into 10 power minus 5 और दूसरे का कितना है 1.23, ओके, तो what you have been given is S1P which is 1.8 into 10 power minus 5 meter, what else you have been given is S2P which is 1.23 into 10 power minus 5 meter, good। If wavelength of light used is 6000 angstrom, और अगली बार से मैं 6000 नहीं लिखने वाला, I am going to tell you that it is directly 6 into 10 power minus 7 meter, क्योंकि 6000 angstrom, 1 angstrom is 10 power minus 10 और 6000 में 1000 भी है, 10 power 3 है, तो 10 power minus 10 और plus 3 10 power minus 7, तो डायरेक्टली मीटर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। ओके, आगे पूछा है आपको द फ्रिंज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट P is, ये जो P पॉइंट है, पिछला क्वेश्चन उल्टा था, पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि डार्क है, यहाँ पे पूछा है कि P पॉइंट ब्राइट है कि डार्क, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा हुआ, राइट, तो होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, मतलब बेसिकली पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा कितना है 6000, रिमेंबर 6000, तो 6000 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 57 54000 एंड 60000, ऐसा कुछ रहा तो इट विल बी ब्राइट, ये छोड़ के कुछ और रहा तो इट विल बी डार्क, गुड। तो पहले एक काम करो, पहले पाथ का डिफरेंस निकाल लो, तो पाथ का डिफरेंस मतलब डेल्टा इज S1P माइनस S2P, S1P कितना है 1.8, S2P कितना है 1.23 और दोनों में क्या है 10 पावर माइनस 5, गुड। 1.8 में से 1.23 माइनस किया 0.57 67 नहीं 57 इंटू 10 पावर माइनस 5, इसका मतलब 57 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, या तो मीटर में लिखो या तो एंगस्ट्रॉम में लिखो, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम और यू कैन राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ मीटर। अगर आप एंगस्ट्रॉम के टर्म में लिखोगे, इफ यू वांट यू कैन आल्सो राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम, दिस इज 6000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज, ये देखो आप 10 पावर माइनस 7 है ना, तो क्या करोगे 57 10 पावर प्लस 3 और 10 पावर माइनस 3 को कर लिया एडजस्ट, और यहाँ पे 10 पावर माइनस 7 था तो ये हो गया 10 पावर माइनस 10, तो 10 पावर माइनस 10 मतलब 1 एंगस्ट्रॉम। So in short, if you want to write down this in terms of angstrom, this is going to be equal to 57,000 angstrom. तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया 57, मैंने अभी अभी बताया, या तो 6 या 12 या 18 या 24 या 30 या 36 या 45 या 48 54 60, but this is 57. So path difference delta is not equal to integral multiple of n lambda, मतलब the point is definitely it is not bright, it is dark, right? Therefore this point P is dark. अब कम से कम ये तो पता लग गया कि डार्क है, अभी कौन सा डार्क है वो देखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि डार्क के लिए कंडीशंस क्या थी, डार्क के लिए फॉर डार्क बैंड you need to know you have path difference equal to 2m minus 1 lambda by 2, lambda by 2 भूलना मत, by 2 भूल गए तो गए गाइस, राइट, by 2 चाहिए, then this is 57,000, this is 2m minus 1, this is
6000/2। पहले तो मैं इसको और इसको हटाऊंगा यहाँ से, फिर 1 जा एंड 3 जा, फिर 1 जा एंड 19 तो 19 इक्वल टू 2m-1। इसको यहाँ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 20, तो m इक्वल टू 10। तो कौन सा डार्क बैंड है? 10th डार्क बैंड है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what you have here is two coherent monochromatic light beams of intensities 4i and 9i are superimposed. The maximum and minimum possible intensities in the resulting beam is, वापस से वही है कि आपको पता होना चाहिए IR is I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos of phi. ये एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू राइट डाउन दिस इक्वेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉर मिनिमम अगर आपको याद होगा तो फाई इज, अभी हमने बताया 2m-1 फाई। मिनिमम कब होता है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब फेज डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, so on so forth। तो 2m-1 पाई। व्हाट इज cos पाई? -1 होता है ना? Yes. What is cos of 3 pi? -1. What is cos of 5 pi? -1. तो जब मिनिमम इंटेंसिटी की बात करोगे तो इन शॉर्ट आप यही लिखोगे, बीच में यहाँ पे एक माइनस आएगा, फिर इसी को आप ऐसा लिखोगे, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, √i1 का स्क्वायर √i2 का स्क्वायर। गुड, फाइन, करेक्ट है। तो i1 को क्या लिख सकता हूं मैं? √i1 स्क्वायर। 2 को लिख सकते हो √2 स्क्वायर, 2 को आप √2 स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो i1 को आप √i1 स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि थ्योरी में मैंने आपको एक बार बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि मिनिमम इंटेंसिटी यू आल्सो कैन राइट डाउन एज दिस, i1 माइनस i2 √i1 माइनस √i2 का स्क्वायर। ये एक मेथड मैंने आपको और एक चीज बताई थी, अगर याद होगा तो। और याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल सेव योर टाइम। इफ यू रिमेंबर, आई मीन मिनिमम इंटेंसिटी इज, इफ यू रिमेंबर, a1 माइनस a2 का स्क्वायर। बट आई टोल्ड यू कि i1 is proportional to a1 square, which means that root of i1 is proportional to a1। सिर्फ स्क्वायर रूट ले लिया, तो जहां जहां a1 दिखता है वहां पे रूट ऑफ i1 सब्स्टिट्यूट करना है, रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर। एंड similarly if you remember, what you can do is, similarly आप ऐसा कर सकते हो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए यू जस्ट हैव टू पुट अ प्लस। अभी आपको क्या पूछा है? मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा? तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा? रूट ऑफ i1। व्हाट इज i1? 4i और रूट ऑफ 9i, इसका स्क्वायर। ये है 2i, 2 रूट i, ये है 3 रूट i, 2 रूट i और 3 रूट i, हाँ 2 और 3 5, 5 रूट i का स्क्वायर मतलब 25i। दिस इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। वैसे तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे आएगा 4i माइनस रूट ऑफ 9i का स्क्वायर, 2 रूट i माइनस 3 रूट i है ना, माइनस रूट i का स्क्वायर आएगा प्लस i, तो 25i एंड i, ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Young's double slit experiment, the ratio of bright and dark bands is 16.
ratio of intensities of bright and dark is 16. मतलब Imax by Imean का रेशो कितना है 16. वेरी गुड. Ratio of amplitudes is 5. Intensity of individual sources are 25 and 9. Ratio of amplitude is 4. Intensity of individual sources are 4 and 3. ठीक है. तो बेसिकली अभी हमने just now we have seen what we have seen is root of I1 plus root of I2 का square is Imax. और आपको यहाँ पे ratios के terms में पूछा है ना. Ratio of amplitudes, intensity of individual sources, so on so forth. तो बेसिकली ये आपको दिख रहा है Imax is root of I1 plus root of I2 and Imean is root of I1 minus root of I2 दोनों का स्क्वायर. तो ये है आपके पास 16. करेक्ट. क्लियर. तो अगर मैं अब इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो मुझे मिलेगा इफ आई टेक स्क्वायर रूट तो व्हाट आई विल गेट इज ये मिलेगा स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 मिलेगा. अब इसको सॉल्व करो. अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं. या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ठीक है. इफ यू वांट टू क्रॉस मल्टीप्लाई ओके. इफ यू डू नॉट वांट टू क्रॉस मल्टीप्लाई व्हाट यू कैन डू हियर इज आप इसमें से रूट ऑफ I2 को निकाल लो कॉमन. रूट ऑफ I2 को निकाल लिया कॉमन तो यहाँ गया 1 और 1 और रूट I2 कहाँ गया. रूट I2 कहाँ गया बाहर गया. तो दोनों के दोनों मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रूट I2 आएगा बाहर और आएगा बाहर. से बाहर नहीं आया तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने कॉमन निकाला था तो डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा. आपको जैसे कंफर्टेबल हो. If you are comfortable with doing this method, okay. If you are not comfortable, you can cross multiply. You can cross multiply and solve. That's your choice, okay. मुझे ज्यादा ये comfortable होता है because there's a reason behind it that you will know in a while. Cancel and cancel. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे पता है कि intensity is proportional to amplitude का square. Intensity is proportional to amplitude का square. मतलब रूट ऑफ इंटेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मतलब मुझे डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा. कहीं तो मैंने देखा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स. तो व्हाई आई एम डूइंग दिस इट विल बी वेरी क्लियर नाउ. अब आप करो मल्टीप्लाई करो करना है तो रूट ऑफ I1 बाय रूट ऑफ I2 प्लस 1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ I1 बाय रूट ऑफ I2 माइनस 4. करेक्ट. तो अब एक काम करो ये रूट I1 I2 को वहां ले जाओ माइनस 4 को यहाँ ले आओ. मतलब what you will have is 1 plus 4 that is 5 and here you will have 4 root I1 by I2 minus yes तो ये आ जाएगा 3 root of I1 by I2 equal to 5 मतलब root of I1 by I2 equal to 5 by 3 right. और ये तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ही होता है ना. root I1 by I2 is root of A1 square by A2 square 5 by 3. तो A1 by A2 कितना आ गया आपका 5 by 3. अब देखो है क्या नहीं है. 5 है और 4 है. 5 by 3 है क्या नहीं है. तो इसको बोलते हैं एक तीर में दो निशाने. क्योंकि आप इंडिविजुअली सॉल्व करते तो आपको आई मीन ऑफ कोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगी. तो व्हाट आई डिड वाज रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल लिया. मुझे यहीं पे दिख गया कि ये 5 by 3 है. 5 भी नहीं है 4 भी नहीं है. मतलब ऑप्शन नंबर बी और सॉरी ए और सी तो आने नहीं वाले. तो अब क्या करेंगे जो है उसको सॉल्व करो. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. इफ यू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स I1 by I2 will be 25 by 9. Individual intensity of individual sources are 25 and 9 units. Intensity of individual sources 4 and 3. तो अब 4 and 3 तो नहीं आएगा. 4 and 3 तो नहीं आएगा तो 25 by 9 राइट. तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ ऐसा है. इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेस 25 and 9 यूनिट्स ऐसा बोलने की जगह पे बोलना चाहिए था रेशियो. तो रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इज 25 by 9. तो ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए आंसर में. So that's it for today. We'll continue with more questions in the next session.